हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हम कार्बोकेटाइन और कार्बन फ्री रेडिकल को डिटेल में डिस्कस कर चुके थे और लास्ट में क्लास जब ओवर कर रहा था तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनके सॉल्यूशन हम डिस्कस कर लेते हैं आज वाली क्लास के अंदर। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये था, इसमें CF3CH2 प्लस CCl3CH2 प्लस CBr3CH2 प्लस है। तो ये CF3 CCl3 और CBr3 ये माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं और माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट इन कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करते हैं, मतलब इनकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट है वो CF3 का रहेगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है। तो फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो CF3 स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप हो जाएगा एज कंपेयर टू CCl3 एंड CBr3। तो अब इस केस के अंदर जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कार्बोकेटाइन रहेगा, जो अनस्टेबल कार्बोकेटाइन रहेगा वो A रहेगा। तो A से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा B और B से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा C। तो फर्स्ट के अंदर लीस्ट स्टेबल A है और मोस्ट स्टेबल C है, क्योंकि CBr3 का माइनस आई इफेक्ट एज कंपेयर टू CF3 और CCl3 के कंपैरिजन में कम होता है। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि A is least stable and C is the most stable among these three। फिर उसके बाद यहाँ पर ये मैंने क्या कहा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज को डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो यहाँ इसके अंदर भी देखो, यहाँ पर ये NO2 ग्रुप है, तो ये NO2 ग्रुप तो इसको डीस्टेबलाइज करेगा। और ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, -I एंड -M, और ये है +M और +R। और C में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा B से कम C और ये। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ये वाला रहेगा, यानी B सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि B जब ये कार्बोकेटाइन का जो डीलोकलाइजेशन होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ और यहाँ आएगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी इसका बनेगा। तो यहाँ पर इस कार्बोकेटाइन का एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। मैंने इस तरह के क्वेश्चन पहले ड्यूरिंग द क्लास करवा रखे हैं। और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग -M और -I है, तो ये तो इस कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करेगा। तो हमारा इसका आंसर हो गया B इज द मोस्ट स्टेबल and A is the least stable। नेक्स्ट देखें हम, तो यहां पर ये OH ग्रुप भी क्या करेगा, OH ग्रुप भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस से इन कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। तो A B C इनके अंदर क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है जब यहां डीलोकलाइज होगा तो यहां पर और यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ठीक है। और इसी तरह से यहां पर भी क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां जहां रेड सर्कल कर रहा हूं, ये इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के टाइम यहां प्लस आएगा, फिर यहां प्लस आएगा, फिर यहां प्लस आएगा। जब यहां प्लस आएगा तो यह एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो A और C में एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा और B के अंदर एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पर OH है, तो ये यहां आएगा और यहां आएगा। तो अल्टीमेटली A और C के कंपैरिजन A और C मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू B। जो A और C जो है वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू B। रीजन ये है कि A और C में एक एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो यहां नहीं बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मेटा कार्बन पर आ ही नहीं रहा है ड्यूरिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर जो सबसे लीस्ट स्टेबल हुआ, अगर मैं इस केस की बात करूं और मैं यहां अगर, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा हुआ, B इज द लीस्ट स्टेबल। मैं ये है स्टेबिलिटी डिक्रीज, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज है, तो यहां पर B लीस्ट। अब A और C में जो रेजोनेंस इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, वो तो दोनों में सेम है, लेकिन अब OH का जो माइनस आई इफेक्ट है, वो इस कार्बोकेटाइन को अब हम
यहाँ पर रेजोनेंस तो दोनों में कॉमन हो गया। अब जब रेजोनेंस दोनों में कॉमन हो गया तो हम OH का माइनस आई इफेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पर OH का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा पहुंचेगा और यहाँ पर OH का माइनस आई इफेक्ट यहां तक पहुंचने में इसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट यहां तक डिस्टेंस की वजह से कम पहुंचेगा, तो यहां माइनस आई इफेक्ट ज्यादा पहुंचेगा। और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, कार्बोकेटाइन को डीस्टेबलाइज करता है। तो OH का माइनस आई इफेक्ट A में ज्यादा डीस्टेबलाइज करेगा एज कंपेयर टू पैरा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो जो सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया वो तो B हो गया, और A और C B के कंपैरिजन में मोर स्टेबल है, ये तो मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि इसमें प्लस M इफेक्ट की वजह से। अब A और C में इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर चलूं तो फिर इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, OH का माइनस आई इफेक्ट यहां ज्यादा पहुंचेगा, तो ये जो OH है इसका माइनस आई इफेक्ट इसको ज्यादा डीस्टेबलाइज करेगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, C और A आ जाएगा, यानी C ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू A, क्योंकि C में ये OH का माइनस आई इफेक्ट इसको डीस्टेबलाइज कम करेगा, क्योंकि OH पैरा पोजीशन पे होने की वजह से इसका डिस्टेंस ज्यादा है कार्बोकेटाइन से। तो यहां डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से माइनस आई इफेक्ट यहां पर कम पहुंचेगा। तो माइनस आई कम पहुंचेगा, तो माइनस आई इफेक्ट कम पहुंचा तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, अनस्टेबलाइज करता है, तो यह अनस्टेबलाइज कम कर पाएगा। और यहां OH ज्यादा नियर है तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा पहुंचेगा, तो इसको यह अनस्टेबलाइज ज्यादा करेगा। तो यह वाली बात क्लियर है। और इस तरह के पॉइंट में पहले इस तरह के पॉइंट में डिस्कस कर चुका हूं, तो ये क्वेश्चन अब आपके करेक्ट होने चाहिए, इनमें ज्यादा टाइम खर्च नहीं होना चाहिए आपका। तो ठीक है, मैं एक ही चीज को बार बार 2-4 बार बोलता हूं ताकि कोई स्टूडेंट को कंफ्यूजन आ रहा है तो वो क्लियर हो जाए, अदरवाइज अब तो आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। अब यहां पर वही वाली बात हो गई कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है, यहां एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है। मैं यहां वाला देखो, अब इसके अंदर एक इनऑर्डिक का कंसेप्ट है। इनऑर्डिक का कंसेप्ट ये है, तो पहले मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, फिर ये कर रहा हूं, रिवर्स चल रहा हूं। अब यहां पर है ना, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन क्या होता है, कार्बन जो है कार्बोनियम एंड ट्राइगोनल प्लेनर है, कार्बोनियम एंड ट्राइगोनल प्लेनर है, और कार्बोनियम आयन पर ये वेकेंट p ऑर्बिटल है। और यहां पर अब यहां पर क्या है, ये डायरेक्ट फ्लोरीन एटम बॉन्डेड है। यहां पर ये डायरेक्ट क्या बॉन्डेड है, फ्लोरीन एटम। या अब मैं फ्लोरीन की जगह मैं एक बार X ले लेता हूं। अब X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अब हेलोजन है, तो हेलोजन एटम पर क्या होता है, एक एक हेलोजन एटम पर 3-3 लोन पेयर होते हैं। एक एक हेलोजन एटम पर क्या होते हैं, 3-3 लोन पेयर्स होते हैं। तो और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज तो है ही, ठीक है। अब आपको अगर याद हो तो हमने पी ब्लॉक के अंदर जब बोरॉन फैमिली पढ़ा था, तो बोरॉन फैमिली में मैंने आपको पी पाई बैक बॉन्डिंग एक्सप्लेन किया था। तो बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया था, बोरॉन और ये हेलोजन और ये ट्राइगोनल प्लेनर, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल, और सॉरी ये तो ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा। और बोरॉन का अंदर, बोरॉन में बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था वो ये था, जो कार्बोनियम आयन का और बोरॉन का एक जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ये बोरॉन का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है और कार्बन प्लस का भी है। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है बोरॉन या कार्बन प्लस, तो ये होके sp2 बन जाता है, और एक ये वेकेंट, और इनके पास क्या रह जाता है, एक वेकेंट p ऑर्बिटल। देखो ऑर्गेनिक में भी आपको बेसिक पीरियोडिक टेबल के कंसेप्ट और केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट लगातार अप्लाई होते हैं। जिस स्टूडेंट का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये टॉपिक्स अगर उसके प्रॉपरली क्लियर नहीं है, तो उसको कभी भी केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर इनकी एप्लीकेशंस आती है।
तो अब क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि बोरॉन के अंदर क्या होता है, जो ये हेलोजन के जो पी ऑर्बिटल्स है, लोन पेयर वाले जो पी ऑर्बिटल्स है, क्योंकि हेलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, हेलोजन के वैलेंसी शेल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 2 2 1, तो ये तो 3 लोन पेयर होते हैं, ये 3 लोन पेयर होते हैं और 1 बॉन्डिंग हो जाती है। तो बोरोन का जो ये लोन पेयर ऑर्बिटल है, बोरोन का जो ये लोन पेयर ऑर्बिटल है, ये इसके साथ पार्शियल ओवरलैपिंग कर लेता है। ये इनके साथ क्या कर लेता है, ये इनके साथ इस तरह से पार्शियल ओवरलैपिंग कर देता है। इस पार्शियल ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, पी पाई बैक बॉन्डिंग। और BX3 को फिर हम इस तरह से लिखते हैं, बुक के अंदर भी इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये जस्ट आपको मैं एक रिवीजन करा रहा हूं, या यूं है कि आपको रिमाइंडर डाल रहा हूं कि हम ये पढ़ चुके हैं बेटा। तो इसको बोलते हैं हम पी पाई बैक बॉन्डिंग। दिस बैक बॉन्डिंग इज कॉल्ड, तो दिस इज द पार्शियल ओवरलैपिंग बिटवीन vacant p orbital and lone pair orbital of halogen, and this overlapping is called p pi बैक बॉन्डिंग। और ये जो p pi बैक बॉन्डिंग है, इस p pi बैक बॉन्डिंग से बोरोन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैरेक्टर काफी कम हो जाता है। बोरोन और हेलोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। बोरोन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और बोरोन का जो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ हम जितनी प्रिडिक्ट करते हैं उससे कम आती है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग पावर इसीलिए कम हो जाती है क्योंकि बोरोन का जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है वो काफी कुछ हद तक इस पी पाई बैक बॉन्डिंग से सेटिस्फाइड हो रहा है। अब वो की वो सिचुएशन यहां है, यहाँ बोरोन की जगह कार्बन आ गया, बाकी तो वैसा का वैसा ही है, और वो कार्बन भी कार्बन प्लस है, ट्राइगोनल प्लेनर है, ये और ये बात एक ही हो गई। तो जब कार्बन की ये जो 3 वैलेंसीज है, ध्यान देना, अगर ये 3 वैलेंसी में जो टर्मिनल एटम्स है उस पे लोन पेयर है, तो इसमें भी इस तरह की पी पाई बैक बॉन्डिंग मिलेगी। इसमें भी इस तरह की क्या मिल जाती है, पी पाई बैक बॉन्डिंग मिलेगी। और इस पी पाई बैक बॉन्डिंग से क्या हो जाएगा, इस पी पाई बैक बॉन्डिंग से इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इस कार्बोनियम आयन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी काफी हद तक सेटिस्फाई हो जाती है। तो यहां पर भी इसी तरह की ये पी पाई बैक बॉन्डिंग है, ये वाली, ठीक है। तो कार्बन को ये हेलोजन के लोन पे स्टेबलाइज करते हैं डायरेक्ट। अब यहां पर ये जो पी पाई बैक बॉन्डिंग होती है, ये बेसिकली मॉलिक्यूल बनने के बाद जो हेलोजन एटम के लोन पेयर है, हेलोजन एटम के जो लोन पेयर ऑर्बिटल्स है, हेलोजन एटम के जो लोन पेयर ऑर्बिटल्स है, और सेंटर पर जो वेकेंट पी ऑर्बिटल है, जो सेंटर पे वेकेंट पी ऑर्बिटल है, और हेलोजन्स के जो ये लोन पेयर ऑर्बिटल है, इनका पार्शियल ओवरलैपिंग है। अब यहां पर ये जो बैक बॉन्डिंग है, यहां पर जो ये बैक बॉन्डिंग है बेटा, ये बैक बॉन्डिंग साइज पे डिपेंड करती है, क्योंकि बोरोन और उसके जस्ट सामने जो लोन पेयर है उसका पार्शियल ओवरलैपिंग है। अगर लोन पेयर और वेकेंट पी ऑर्बिटल बिल्कुल आमने सामने होंगे तो उनकी ओवरलैपिंग प्रॉपर्ली हो जाएगी, और अगर ये आमने सामने नहीं है तो ओवरलैपिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी। तो क्या होता है, हमको ये मालूम है कि देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का साइज ये है, क्लोरीन का ये है, ब्रोमीन का और बड़ा हो जाएगा, और ब्रोमीन का और बड़ा हो जाएगा, और आयोडीन का और बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली साइज इंक्रीज हो रहा है। फ्लोरीन स्मॉल साइज का है। अच्छा, अगर हम ये देखें तो देखो, आप पीरियोडिक टेबल को देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन बहुत बिल्कुल नेबरिंग एलिमेंट्स हैं, ये आसपास के एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। इन सब में वैलेंसी शेल सेकंड है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सब में वैलेंसी शेल सेकंड है। इनकी साइज ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। बोरोन से थोड़ा छोटा कार्बन, कार्बन से थोड़ा छोटा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से थोड़ा छोटा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से थोड़ा छोटा फ्लोरीन, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेफ्ट राइट साइज डिक्रीज होती है, लेकिन अगर हम नीचे आ जाए क्लोरीन, तो क्लोरीन और कार्बन, क्लोरीन और बोरोन के बीच में साइज डिफरेंस ज्यादा है।
ब्रोमीन और कार्बन, ब्रोमीन और बोरोन के बीच में साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। और आयोडीन और कार्बन या आयोडीन और बोरोन के बीच में साइज डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि ये जो हेलोजन है, अगर इस हेलोजन का साइज ये है तो ये पी पाई बैक बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस हेलोजन का साइज और बढ़ गया तो ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर उतना ही ऊपर चला जाएगा, ये लोन पेयर उतना ही ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको ओवरलैप करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये तो 2p ऑर्बिटल्स है, ये तो 2p ऑर्बिटल्स है और ये 3p ऑर्बिटल है। तो 2p ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैपिंग होगी, 2p और 2p जिसमें एनर्जी डिफरेंस भी कम है और साइज डिफरेंस भी कम है, तो उस वजह से 2p की ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी, 2p 3p की और कम हो जाएगी। और अगर ये साइज और बढ़ गया, ठीक है, ये आयोडीन तक आ गए हम, तो आयोडीन में तो ये लोन पेयर यहां चला गया। अब ये कहा, ये 2p और ये फ्लोरीन में 2p होता है, ब्रोमीन में 3p होता है, सॉरी ब्रोमीन में 4p होता है और आयोडीन में 5p होता है। फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल से, क्लोरीन का 3p है, ब्रोमीन का 4p है और आयोडीन का 5p ऑर्बिटल है। तो ये 5p ऑर्बिटल के लोन पेयर और ये 2p के, तो ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग इन दोनों के बीच में नहीं हो पाती है, वही बात ये आ जाती है। तो क्या हो जाता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो पी पाई बैक बॉन्डिंग के चांस कम हो जाते हैं। बोरॉन फ्लोरीन कार्बन फ्लोरीन, यहां पर बोरॉन फ्लोरीन और यहाँ कार्बन फ्लोरीन के लोन पेयर में एक प्रॉपर ओवरलैपिंग हो जाती है, क्योंकि दोनों p ऑर्बिटल्स का साइज ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। और अगर ये बात करें कि कार्बन का तो p ऑर्बिटल ये है और आयोडीन का ये है, तो ये प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी, क्योंकि साइज डिफरेंस और एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो गया। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, बोरॉन BF3 में जो पी पाई बैक बॉन्डिंग है वो ज्यादा इफेक्टिव है, BCl3 में और कम इफेक्टिव होगी, BBr3 में और कम इफेक्टिव हो गई, Bi3 में मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये फ्लोरीन है तो ये गुड बैक बॉन्डिंग है, क्लोरीन है तो थोड़ी पुअर बैक बॉन्डिंग हो गई। तो फ्लोरीन की जो बैक बॉन्डिंग होती है, फ्लोरीन का जो डोनेशन है बैक बॉन्डिंग में वो ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो यहाँ A और B दोनों, A और B जो ये है, तो A में या फ्लोरीन है या फ्लोरीन ले लो और B में या क्लोरीन ले लो, तो A के अंदर अच्छी बैक बॉन्डिंग मिलेगी B के कंपैरिजन में, इसीलिए A ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है। अब यहां पर क्या होता है कि ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने डाला है कि अगर कार्बन के साथ CF3 है, CCl3 है, तो ये कार्बोकेटाइन कंपैरेटिवली इनमें एक्सेप्शनली ज्यादा स्टेबिलिटी नजर आ गई। उसका रीजन हम देंगे, इनके अंदर पी पाई बैक बॉन्डिंग होती है, और ये बैक बॉन्डिंग फ्लोरीन में सबसे ज्यादा होगी, क्लोरीन में और कम। अगर आगे ये दिया हुआ होता बेटा C, और अगर मैं ये लिख देता C, अगर मैं ये लिख देता या क्लोरीन की जगह क्लोरीन की जगह क्या ले लेता मैं, क्लोरीन की जगह ये ले लेता, तो फिर ये रहता, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पर ये हो जाएगा। तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट हमको यूज नहीं करना है, तो ये एक एक्सेप्शन है अलग से, ये तो इसलिए ये मैंने क्वेश्चन दिया है। अब यहां पर कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, लेकिन अगर हम ऊपर वाला एग्जांपल दें, ऊपर वाले एग्जांपल में देखो CF3 है। अब ऊपर वाला एग्जांपल देखो, दोनों को कंपैरिजन में लिया है मैंने, तो ये तो बात क्लियर हो गया पहला वाला कि ये जो है वही बोरॉन वाला पी पाई बैक बॉन्डिंग होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो गया। अब हम ऊपर वाली बात करें तो A और B के अंदर कार्बोनियम आयन के साथ, A और B में कार्बोनियम आयन के साथ बैक बॉन्डिंग नहीं मिलेगी। अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, ऊपर वाले के अंदर आप प्रेडिक्ट करो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहां C हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पर हो गया। अब इस केस के अंदर अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बनाऊं ABC का, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारा C वाला, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा हमारा C वाला, ये वाला, ठीक है। अब इसमें और इसमें देखो, तो इसमें और इसमें देखेंगे तो CF3 CH2 CH2 प्लस
तो इस फ्लोरीन के लोन पेयर इस पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो अलग कार्बन से। पी पाई बैक बॉन्डिंग तभी मिलेगी जब कार्बन प्लस से डायरेक्ट हेलोजन जुड़े हुए हो। तो ए और बी में कार्बन प्लस से डायरेक्ट हेलोजन नहीं बॉन्डेड है। अगर मैं बी की बात करूं तो बी है CF3CH2+, यानी बी के ये हो गया। अब ये तो बड़ी दूर की बात हो गई, तो sp3 कार्बन हो गया, टेट्राऑर्डल हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, ये कार्बोनियम आयन, ठीक है। तो ये फ्लोरीन के लोन पेयर तो दूर हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाया, ये sp2 कार्बन हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, फिर ये टेट्राहेड्रल कार्बन। तो ये लोन पेयर इसके साथ ओवरलैप ही नहीं करेंगे, तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। और सी के अंदर अपन क्या देख रहे हैं, तीनों फ्लोरीन एक साथ कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये फ्लोरीन के जो लोन पेयर है वो इनके साथ पी पाई बैक बॉन्डिंग करेंगे। तो यहाँ इसीलिए बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ सी ज्यादा स्टेबल होंगे। अब यहाँ पर ए और बी में बैक बॉन्डिंग कंसेप्ट से नहीं देखना है, ए के अंदर और बी के अंदर हमको माइनस आई इफेक्ट देखना है। तो दोनों में माइनस आई इफेक्ट है, तो ये माइनस आई इफेक्ट इस कार्बोकेटाइन को अनस्टेबलाइज करेगा, और यहाँ पर ये ज्यादा अनस्टेबलाइज करेगा क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। या डिस्टेंस बढ़ने के साथ माइनस आई इफेक्ट कम पहुंचेगा, तो जो स्टेबल हो जाएगा वो ए वाला ज्यादा हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में, क्योंकि ये अनस्टेबलाइज तो करेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये अनस्टेबलाइज कम करेगा क्योंकि दूर है ये। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है, ये डायरेक्ट है, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स होंगे बेटा। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि जीओसी अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस कर लिए तो आगे ऑर्डिक आपको कंफर्ट लगेगी। अगर अभी आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है तो आगे आपको टाइम कम देना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी आपकी। अब ये तो ऑर्डिनरी क्वेश्चन है बेटा, C6H5CH2+, और ये है, तो इसमें ये कार्बोनियम आयन इस एरोमेटिक रिंग में जाके रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके ज्यादा बनेंगे और इसके कम बनेंगे। तो ए इज मोर स्टेबल, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, ठीक है, क्योंकि इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके 5 बनेंगे। अब यहां पर देखो, ये भी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं, ये sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और यह sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा अनस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इन दोनों कार्बन में से दिस कार्बन इज, ये वाला कार्बन sp2 कार्बोनियम आयन है और ये sp कार्बोनियम आयन, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव ज्यादा अनस्टेबल रहेगा। तो A इज मोर स्टेबल देन, सॉरी, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। तो यहां पर भी फर्स्ट मोर स्टेबल है, यहां पर भी फर्स्ट मोर स्टेबल है, क्योंकि यहां इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है sp2 की वजह से। और सेकंड भी ऑर्डिनरी क्वेश्चन है बेटा। अब ये तो बहुत क्वेश्चन ऑर्डिनरी है। अब यहाँ पर ये पाई बॉन्ड यहाँ आके यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा, यानी यहाँ तक ये कंजुगेशन बना हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये कंजुगेशन शो करेगा, और यहाँ पर, सॉरी बेटा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ये कंजुगेशन शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कंजुगेशन शो करेगा। ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा और प्लस यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ ये कंजुगेशन में है और यहाँ ये कंजुगेशन में नहीं है, क्योंकि ये अगर पाई बॉन्ड यहाँ होगा, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा फिर पाई, तो देखो पॉजिटिव चार्ज सिग्मा फिर पाई, तो यहाँ कंजुगेशन है, यहाँ कंजुगेशन नहीं है, तो ये मोर स्टेबल है, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो यहाँ पर यहाँ पर ये कंजुगेटेड पाई क्लाउड बनेगा, जबकि यहाँ ये कार्बन बीच में sp3 आ गया, कंटिन्यूअस sp2 कार्बन चाहिए, जबकि ये देखो ये कार्बन sp2 है, फिर ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, बीच में sp3 आने की वजह से कंजुगेशन नहीं होगा। जबकि अगर अपन यहां देखें तो ये sp2 कार्बन है, ये वाला कार्बन भी sp2 है, यह sp2 है, तो कंटिन्यूअस sp2 कार्बन होंगे, तो इन तीनों पर जो परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है वो एक दूसरे को कंजुगेट करेंगे। अच्छा, यहां पर इसीलिए ये सेकंड मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू फर्स्ट। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कार्बोकेटाइन है और इधर ये लोन पेयर है, तो इधर ये लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस शो करेगा। तो इसमें क्या है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस है। हमेशा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम रेजोनेंस से देखेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है, इस कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, दैट्स ऑल। तो सेकंड इज मोर स्टेबल।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें कार्बोकेटाइन पर प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट कब देखा जाता है? जब हम कोई कंसेप्ट रेजोनेंस से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट नहीं करता है। केवल हेलोजन के केस में, फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस, इसके अलावा कहीं नहीं। अब यहां पर ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, तो इसका मैं सीधे ये दोनों क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं इनके डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। इसमें जो सबसे ज्यादा स्टेबल है वो सी वाला है, और सी के बाद आ जाएगा ए, और ए के बाद आ जाएगा बी, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर आपको क्लियर कर चुका हूं, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये जो कार्बोकेटाइन है फिर इसके 3 ये हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे, या इसके रेस्पेक्ट में 3 अल्फा एच एटम है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ कार्बोनियम आयन को डायरेक्ट हाइपर कंजुगेशन नहीं मिलेगा। ए और सी के अंदर तो क्या हो जाएगा, कार्बोनियम आयन को डायरेक्ट हाइपर कंजुगेशन मिलेगा। तो ए और बी, ए और सी में कार्बोनियम आयन पर डायरेक्ट हाइपर कंजुगेशन है, जबकि बी में नहीं है, तो बी लीस्ट स्टेबल रहेगा। ए और सी ज्यादा स्टेबल रहेंगे, बी के कंपैरिजन में ए और सी ज्यादा स्टेबल रहेंगे। लेकिन अब यह मिथाइल ग्रुप पास में है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा पहुंचेगा, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबलाइज करता है। तो ये प्लस आई इफेक्ट ज्यादा स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां पर CH3 दूर है और यहां ये CH3 पास में है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ये क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इसका आंसर हो जाएगा A, B, C and D, ठीक है। वही है कि यहाँ इसमें 3 अल्फा H है, और जब यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ 2 अल्फा H है, यहाँ कितना है 1 अल्फा H है, और यहाँ 0 अल्फा H है। यह एमी मिथाइल को बता रहा है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी अभी प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये भी सिंपल ही है, ज्यादा टफ नहीं है। अब इसके अंदर देखो, ये तो ट्रोपोनियम आयन है, ये जब ट्रोपोनियम आयन है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि डी में एरोमेटिसिटी है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, सबसे ज्यादा अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, लास्ट वाले की, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये वाला ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आंखें बंद करके डी लिख दो, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी है, ठीक है। अब डी के बाद सीधा बी आ जाएगा, क्योंकि ये बी क्या है, देखो बी ये है, इसमें 3 एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है, एक ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। अब यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज इधर भी डिलोकलाइज होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, या यूं बोलो 6 कार्बन ये, 6 कार्बन ये, 6 कार्बन ये और 1 कार्बन ये, तो टोटल 19 कार्बन sp2 है, 19 ही कार्बन sp2 है। बेंजीन के 6 6 6 18 और 19, और ये 19 ही sp2 कार्बन के परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ कंजुगेटेड है। या ये कार्बोकेटाइन इधर भी रेजोनेंस होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो इस वजह से यहां पर ये आ जाएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी देंगे तीनों मिलके। और यहां पर क्या है, एक एरोमेटिक रिंग है, ये वाला तो ये हो गया, तो ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन है बेटा सी। और फिर ये मिथाइल ग्रुप है, तो तीन मिथाइल ग्रुप खाली इंडक्टिव इफेक्ट अपने प्लस आई इफेक्ट से क्या करेंगे, इसको स्टेबिलिटी देंगे, और इंडक्टिव इफेक्ट की स्टेबिलिटी कोई खास नहीं बढ़ेगी। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो स्टेबिलिटी आएगी वो कोई खास नहीं आएगी, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट कोई खास स्टेबिलिटी नहीं बढ़ाता है, थोड़ी बहुत बढ़ाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा। अच्छा हाँ, ये फ्री रेडिकल का भी कंसेप्ट यही है, ये कंजुगेटेड है और ये नॉन कंजुगेटेड है, तो ये मोर स्टेबल है। और यहां पर भी देखो, यहां पर ये कंजुगेशन में आएगा तो ये मोर स्टेबल है, क्योंकि ये देख लो sp2 तो ये कंजुगेशन हो जाएगा, ये sp2 sp3 sp2 तो ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये तीनों ये यहां पर ये कंजुगेशन है sp2 यहां पर ये कंजुगेशन में नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला मोर स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, और यहां पर ये कंजुगेशन में sp2 ये कंजुगेशन में नहीं है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर आप देख लो बी सबसे ज्यादा जो स्टेबल रहेगा,
जो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा वो ए वाला रहेगा, ठीक है। ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है इसमें। इसका जो आंसर आ जाएगा बेटा फर्स्ट वाले का वो ए बी सी इसका, ठीक है। तो क्यों आ जाएगा? ए सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि देखो ये कार्बन sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, ये sp2, तो टोटल हमारे को यहां से लेके यहां तक एक कंजुगेटेड सिस्टम मिलेगा, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें यहां पर ये वाला कार्बन क्या हो गया, ये वाला कार्बन हो गया हमारा sp, ये sp, sp2, sp2, sp2। तो अब ये जो यहां पर ये जो फ्री रेडिकल था, ये जो हमारा फ्री रेडिकल था जिसको मैं ब्लैक डॉट कर देता हूं, ये ब्लैक डॉट वाला, ये फ्री रेडिकल कंजुगेशन में है, ये और ये फ्री रेडिकल कंजुगेशन में नहीं है। इसका मतलब ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है बी और सी के कंपैरिजन में। बी और सी के कंपैरिजन में ये वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है क्योंकि कंजुगेशन में सारे कार्बन sp2 है। लेकिन ये वाला जो फ्री रेडिकल है बी और सी के, ये कंजुगेशन में नहीं है, तो इसीलिए ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब बी और सी लेस स्टेबल है। अब हम बी और सी में कौन ज्यादा स्टेबल है इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको कहा था कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोनियम आयन में जब आपको रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों ही कंसेप्ट उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में एबल नहीं हो, तो उस केस के अंदर हम हाइपर कंजुगेशन देखते हैं, यानी नंबर ऑफ अल्फा एच एटम देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां नंबर ऑफ अल्फा एच एटम देखें तो यहां पर ये है CH और यहां पर है ये CH2, ठीक है। तो ये जो रेड डॉट है ये कार्बन है, इस रेड डॉट का जस्ट ये वाला भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो इसमें 3 अल्फा एच एटम है, इसमें 3 अल्फा एच एटम है, 2 ये रहे और एक ये। और अब यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर मेरे पास CH है, यहां पर ये CH है, ठीक है। और ये रेड वाला कार्बन है जिसमें फ्री रेडिकल है, तो यहां पर मेरे पास 2 अल्फा एच एटम है। तो इन दोनों में अल्फा एच एटम मेरे पास कहां ज्यादा है? अल्फा एच एटम यहां ज्यादा है। तो जिस फ्री रेडिकल के पास, जिस कार्बोनियम आयन के पास अल्फा एच एटम ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो बी मोर स्टेबल हो गया सी से। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर भी वही वाली बात है बेटा, ये दोनों फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो अब इसमें से ए मोर स्टेबल है, तो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड है, अच्छा सीधा है, आप अल्फा एच एटम से देख लो, क्योंकि यहां पर ये देख लो, ये रहा CH होगा, यहां पर ये CH है और ये CH है, ये CH2 है, ठीक है। तो इसमें अल्फा एच एटम कितना है? 1 अल्फा एच एटम है, ठीक है। 1 अल्फा बहुत बढ़िया तरीका होता है, नंबर ऑफ अल्फा एच एटम देख लो। कार्बोनियम आयन और कार्बन फ्री रेडिकल में अगर रेजोनेंस नहीं है तो कंजुगेशन नहीं है तब, ठीक है। तो यहां 1 अल्फा एच एटम है, और जबकि अगर मैं इस कार्बन, तो ये ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां पे भी C रहेगा, यहां पे भी C रहेगा, तो यहां 0 अल्फा एच एटम है, तो ए ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बी से। तो ये शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी है कि जब आप कहीं अटक जाओ, ठीक है, जहां कंजुगेशन नहीं हो, रेजोनेंस नहीं हो, और कंजुगेशन और रेजोनेंस से हम उस कार्बोनियम आयन और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो आप अल्फा एच एटम देख लो। जिन कार्बोनियम आयन और जिन कार्बन फ्री रेडिकल में अल्फा एच एटम ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट इंटरमीडिएट पर आ रहे हैं, कार्बन एनायन। तो कार्बन एनायन क्या होता है? बेसिकली कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को बात कर लें, स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लें। तो इसका जब मैं स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन एनायन मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो आप, ये मेरे पास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये मेरे पास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ये माइनस हो गया। कार्बन में आगे वेकेंट डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, तो बस अब कार्बन यहीं पर मैक्सिमम हाइब्रिड स्टेट कार्बन की sp3 ही जाएगी। अब ये हो जाएगा 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, दिस इज 1 लोन पेयर, तो ये हो गया 1 लोन पेयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड 4 Hs, 1 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड 4 Hs। तो यहां पर ये शेप हो जाएगा ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल,
जैसे NH3 का होता है बेटा, NH3 में नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और अब कार्बन और कार्बन की जो 3 वैलेंसीज है वो इस तरह से होगी, कार्बन की 3 वैलेंसी इस तरह से होगी और कार्बन पर एक लोन पेयर होगा। और ये जो कार्बन का जो लोन पेयर ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर और साथ में इस पे नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये ब्लू लाइन नेगेटिव चार्ज को बता रही है। तो इसमें लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज इज कॉल्ड लुईस बेस। तो इनऑर्गेनिक कंसेप्ट के हिसाब से तो कार्बेनाइन, इनऑर्गेनिक कंसेप्ट के हिसाब से तो कार्बेनाइन लुईस बेस है। और अगर ऑर्गेनिक कंसेप्ट के हिसाब से चले, ऑर्गेनिक कंसेप्ट के हिसाब से चले तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो कार्बेनाइन गुड न्यूक्लियोफाइल है, गुड लुईस बेस है। न्यूक्लियोफाइल मतलब, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आर दोस स्पीशीज व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू कार्बन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। लुईस बेस क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके सामने वाले के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब यहां पर कार्बन, मैंने क्या कहा था, कार्बन की जो न्यूट्रल स्टेट होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो अगर मैं कार्बेनाइन की बात करूं तो कार्बेनाइन पर नेगेटिव चार्ज है और कार्बेनाइन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वो इसीलिए अनस्टेबल है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल है कि कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल है, तो कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल है कार्बोनियम आयन के कंपैरिजन में। कार्बोनियम आयन के कंपैरिजन में कार्बोकेटायन, मैंने क्या कहा, कार्बोनियम आयन तो एक प्रचलन में नाम आ गया है, फेमस हो गया है, बाकी एक्चुअल करेक्ट नेम कार्बोकेटायन है। तो कार्बोकेटायन का अंदर तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बेनाइन में, कार्बेनाइन के इस कार्बन पर, कार्बेनाइन के इस कार्बन पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 तो बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 4 पेयर मींस 8, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो कार्बोनियम आयन के कंपैरिजन में, कार्बोनियम आयन के कंपैरिजन में, कार्बोकेटायन के कंपैरिजन में कार्बेनाइन मोर स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा जो, अच्छा, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोनियम आयन और कार्बन फ्री ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। कार्बन फ्री रेडिकल सबसे लीस्ट स्टेबल है क्योंकि उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कार्बन फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोनियम आयन, और कार्बोनियम आयन से ज्यादा स्टेबल होता है कार्ब एनायन, और कार्ब एनायन से ज्यादा स्टेबल होता है न्यूट्रल कार्बन। ये तो कार्बन फ्री रेडिकल है। तो सबसे लीस्ट स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल, उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन, उससे ज्यादा स्टेबल कार्बेनायन, सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूट्रल कार्बन। इसका मतलब कार्बन फ्री रेडिकल भी, तो कार्बन फ्री रेडिकल भी इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, कार्बोनियम आयन भी इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, कार्बेनाइन भी इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, यानी कार्बन की न्यूट्रल स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहां पर ऐसे सारे ग्रुप, ऐसे सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो कार्बन के नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट उसको अनस्टेबलाइज करेंगे, और ऐसे सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो कार्बन के नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, उसको स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। तो देखो, हम कार्बेनाइन के बारे में बात करते हैं। तो ये कार्बन, और ये कार्बन पर ये नेगेटिव चार्ज है, और ये देखो कार्बन पे ये नेगेटिव चार्ज है। अब मैंने यहां क्या लगा दिया, मैंने यहां लगा दिया कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और अब इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी देख लेते हैं। तो यहां पर हम ये देखें तो यहां पर ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये नेगेटिव चार्ज को और बढ़ा देंगे क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। हाइड्रोजन का कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। तो अब क्या हो जाएगा, ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन हाइड्रोजन न तो इस नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा है, नहीं डिक्रीज कर रहा है। लेकिन ये जो एल्काइल ग्रुप है, इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग
इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, उसकी वजह से इस नेगेटिव पे और नेगेटिव बढ़ा रहा है। ये पहले ही नेगेटिव की वजह से परेशान है, एल्काइल ग्रुप इसके नेगेटिव को और बढ़ा रहा है, ठीक है, परेशान को और ज्यादा परेशान कर रहा है। अब ये 2 एल्काइल ग्रुप्स है, तो ये दोनों मिलके इसको परेशान कर रहे हैं, यानी दोनों मिलके इसकी नेगेटिव डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी इन दोनों एल्काइल ग्रुप ने इस कार्ब एनाइन पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको और इनहेंस किया, उसको और ज्यादा बढ़ा दिया। इसी तरह से यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप्स है, 3 एल्काइल ग्रुप है, तो तीनों मिलकर इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली ये हुआ कि लेफ्ट टू राइट ये हमारा प्राइमरी कार्ब एनाइन है, ये हमारा सेकेंडरी कार्ब एनाइन है, ये हमारा टर्सरी कार्ब एनाइन है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्ब एनाइन है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस आई एल्काइल ग्रुप, प्लस आई एल्काइल ग्रुप इंक्रीज ऑन कार्ब एनाइन। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ नेगेटिव डेंसिटी ऑन कार्ब एनाइन इंक्रीज, कार्ब एनाइन पे नेगेटिव डेंसिटी इंक्रीज हो गई। ये कार्बन अपने माइनस को लेके रो रहा है, एल्काइल ग्रुप ऊपर से रेपट और मार रहा है और परेशान को परेशान कर रहा है, तो अनस्टेबिलिटी बढ़ गई। तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज। ये कार्बन अपने नेगेटिव डेंसिटी को, अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जल्दी से जल्दी रिड्यूस करना चाहता है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग पावर इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। बिल्कुल कार्बोनियम आयन से बिल्कुल रिवर्स चल गए हम। अब अगर यहां पर ऐसा होता कि कोई ऐसा ग्रुप होता है, जैसे यहाँ NO2 ग्रुप लगा दूं, मैं क्या लगा दूं, मैं NO2 लगा दूं, CHO लगा दूं, जो माइनस आई ग्रुप रखता हो, और रेजोनेंस में भी डिस्कस करेंगे, कोई भी माइनस आई वाला ग्रुप लगा दूं मैं, तो माइनस आई वाला ग्रुप क्या करेगा, जैसे क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा, अब इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो यहां पर सारा रिवर्स बात हो जाएगी, जैसे कि हमने इस तरह का डिस्कशन कार्बोनियम आयन में भी कर रखा है हमने। तो देखो क्या होगा, अब ये क्लोरीन, इस पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप है, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन माइनस आई ग्रुप है, ये खींचेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ये माइनस आई इफेक्ट है बेटा। तो क्या हो जाएगा, मैं यहां क्या लिखूंगा, प्लस की जगह माइनस आई, क्लोरीन ग्रुप इंक्रीज ऑन कार्बन आयन, तो नेगेटिव डेंसिटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज, क्लोरीन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा और कार्बन के नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, कार्बन पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको रिड्यूस करेगा, तो स्टेबिलिटी अब इंक्रीज होने लग जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर अब डिक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि ये क्लोरीन, तीनों क्लोरीन मिलके इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो अब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर कम हो जाएगी, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आई इफेक्ट ने क्या किया, माइनस आई इफेक्ट ने कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया, माइनस आई इफेक्ट ने कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा दिया। तो यहां पर कुल मिला के क्या होगा, कुल मिला के ये होगा कि जो कार्ब एनाइंस हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, ये आप रिलेशन, अभी स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन अपॉन stability of carbonium ion is directly proportional to minus I effect
अपॉन प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर बोलो या माइनस एम इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट। रेजोनेंस का क्या इफेक्ट है आगे कुछ एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं मैं। तो हमने यहां क्या देखा, ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस आर। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है यानी माइनस इफेक्ट है, वो माइनस को स्टेबल कर रहे हैं, माइनस माइनस को स्टेबल कर रहा है, प्लस प्लस को स्टेबल कर रहा है। ऐसे आप आराम से रट सकते हो। प्लस प्लस को स्टेबल कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने वाले प्लस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट होते हैं। कार्बेनाइन नेगेटिव चार्ज है तो कार्बेनाइन नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज माइनस आई और माइनस आर कर रहे हैं, यानी माइनस को माइनस वाले माइनस कार्बेनाइन यानी नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव रेजोनेंस माइनस आई और माइनस आर स्टेबल कर रहे हैं। इसलिए माइनस माइनस को स्टेबल कर रहा है, प्लस प्लस को स्टेबल कर रहा है। ऐसे रट लो ताकि क्वेश्चन फास्ट हो जाए। मैंने कभी नहीं कहा कि रट लो, रट लो का मतलब पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए फिर रटो। अगर आपने कोई चीज डायरेक्ट मगअप कर ली, डायरेक्ट रट ली, तो आप क्वेश्चन मिस्टेक कर जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा भी ट्विस्ट होगा और ट्विस्ट वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहां हम गड़बड़ कर जाएंगे। ठीक है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर ये वाली बात बिल्कुल, अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लासेस कार्बोकेटाइन वाली अच्छे से अटेंड कर ली है तो अब आपको बहुत इजी लगने वाला है, क्योंकि उसी से मिलते जुलते कंसेप्ट या आएंगे। तो हम कार्बेनाइन को इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इतनी लंबी क्लासें नहीं लेने वाले हैं। कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं जो उसी क्लास से रिलेटेड है, या मैं एक काम करता हूं अभी कार्बोकेटाइन के जो एक्स्ट्रा एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। ठीक है।